डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको अटलांटिक ओशियन की करंट पढ़ाई थी और यह भी बताया था कि ओशियन करंट क्यों चलती है। आज हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशियन की करंट। करंट चलती क्यों है ये मैं बता चुका हूं। करंट दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी, ये भी मैं बता चुका हूं। बट आज हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशियन की करंट। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हो, मैप जो देख रहे हो, यहां पर ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ये एशिया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये एशिया बनाया है और आपको ये बात इसलिए समझ में आ गई होगी, इंडिया को देखकर आइडिया लग गया होगा। और यहां पर आपको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रसिया, रूस। और यहां पर एक कंट्री चीन भी है। और ये आप देख रहे हो, ये जो कंट्री है बहुत छोटा सा कंट्री है। यहां पर ये वाला, ये है जापान। जापान बहुत छोटा कंट्री है। और यहां पर ये वाला जो कॉन्टिनेंट मैंने बनाया है ये नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका है और यहां पर ये साउथ अमेरिका है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि पैसिफिक ओशियन है कौन सा। तो अब आप देख रहे हो ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और इन सब कॉन्टिनेंटों के बीच में ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया पैसिफिक ओशियन है। इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया, इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया को मैं बोलूंगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और इक्वेटर से नीचे वाले एरिया को बोलेंगे साउथ पैसिफिक ओशियन। तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कुछ एरियाओं के नाम, जैसे यहां पर ऊपर वाला जो ये कंट्री आपने सुना होगा कनाडा है, और यहां पर ये जो कंट्री है ये यूएसए है, और यहां पर मैक्सिको है, और यहां पर ये साउथ अमेरिका, और यहां पर एक कंट्री है, याद रखना वो, उस कंट्री का नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। क्योंकि ये सब नाम आपके सामने आएंगे। और कनाडा, बल्कि कनाडा के यहां पर ये वाला जो एरिया है इस एरिया का नाम है अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। और वैसे आपको पता होना चाहिए अलास्का पर अमेरिका का कब्जा है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा अमेरिका की ये वाला जो एरिया है, ये वाला बाहर निकला हुआ एरिया जो है, इस एरिया का नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, तो इस जगह का नाम क्या है? कैलिफोर्निया। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं करंट के बारे में। पैसिफिक ओशियन, जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, दुनिया का सबसे गहरा ओशियन है। और यहां पर आप देखेंगे कौन कौन सी करंट चलती है, और कुछ करंट तो कॉमन होती है। जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेटर के आसपास ट्रेड विंड के कारण करंट चलती है। जैसे यहां पर ये एक करंट जो जा रही है, इस करंट का नाम क्या है? ये जो मैंने करंट अभी दिखाई आपको, यहां से लेकर यहां तक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और फिर यहां पर ये जो करंट मैंने आपको दिखा दी है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। और कुछ पानी, अब यहां पर देखिए छोटे छोटे कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, फिलीपींस वगैरह, तो यहां ये पानी इन कंट्रीज से टकराएगा और कुछ पानी ऐसे नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और कुछ पानी ऐसे साउथ की तरफ आएगा, और कुछ पानी इन कंट्रीज से टकरा के वापस भी जाएगा। और ये पानी जो इनसे टकरा के अब ये वापस जा रहा है, ये वाला, इसको बोलेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और तीनों ही करंट गर्म है। याद रखना, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर वाले एरिया पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण इक्वेटर वाला एरिया गर्म रहता है, जिसके कारण इक्वेटर के आसपास जो भी करंट होगी वो भी गर्म होगी। और ये तीनों करंट इतनी कॉमन है, ये लगभग तीनों ओशियन में मिल जाएगी आपको। इंडियन ओशियन में भी चलती है ये करंट, पैसिफिक ओशियन में भी ये करंट चलती है, अटलांटिक ओशियन में भी ये करंट चलती है। अब सवाल ये है कि ये करंट जब ऐसे ऊपर की तरफ गई, ठीक है, तो जापान के बगल से होकर ये करंट गुजरती है, और इस करंट का नाम है क्यूरोशियो करंट। क्या नाम है? क्यूरोशियो करंट। और याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, इस करंट को ब्लैक करंट भी कहते हैं, काली धारा। हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका ब्लैक कलर नहीं होता है, क्योंकि आप सोचेंगे जब समुद्र का पानी चल रहा है तो वो काला कैसे हो गया। तो कुछ वैज्ञानिक जो इनकी खोज कर रहे थे उन्होंने देखा यहां पर कुछ ज्यादा ही डार्क ब्लू कलर होने के कारण, कुछ वैज्ञानिकों ने जरूरत से ज्यादा डार्क ब्लू कलर होने के कारण उसको ब्लैक करंट कह दिया वैज्ञानिकों ने। तो याद रखना, पेपर में सिंपल इतना पूछेगा क्यूरोशियो करंट का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे काली धारा या ब्लैक करंट। और ये जापान के बगल से गुजरती है और ये गर्म धारा होती है, ठीक है। जो मैं ब्लू कलर से जो करंट दिखाऊंगा वो ठंडी है, और जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं करंट वो गर्म होती है, ठीक है।
कई बार कई जगह पर आपको क्यूरोशियो करंट को जापान करंट भी लिखा मिल जाएगा, क्योंकि ये जापान के बगल से गुजरती है। और एक पॉइंट याद रखना, एक करंट आई है ऊपर से, ओयोशियो करंट, ठीक है। याद रखना यहां पर एक तो ये एक एरिया है, ये कमचटका नाम है इसका, कमचटका पेनिनसुला। तो बोलेंगे कमचटका पेनिनसुला किसका एरिया? रसिया। रसिया के कंट्रोल में है कमचटका पेनिनसुला, ये रसिया का ही पार्ट है। इस कमचटका पेनिनसुला के इस साइड एक करंट है जिसका नाम है ओयोशियो करंट, ठीक है। और याद रखना ये जो मैं डॉटेड एरिया आपको दिखा दिया हूं, ये जो एक सागर है, इस सागर का नाम है ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर। और ओखोटस्क सागर से भी एक करंट नीचे की तरफ आती है और वो करंट भी ठंडी होती है। और एक करंट आई है ऊपर से, ओयोशियो करंट। और याद रखना इस कमचटका जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, उसके जस्ट नीचे ये डॉटेड एरिया जो मैं दिखा रहा हूं, यहां पर क्यूराइल, क्यूराइल नाम का आइलैंड भी है जिसके ऊपर भी रशिया का कब्जा है। अब इसलिए क्या होता है, जब ये करंट ओयोशियो करंट जब क्यूराइल आइलैंड के बगल से ऐसे आगे जाती है ना, ऐसे, तब इसको क्यूराइल करंट भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर याद रखिए, ओयोशियो करंट को क्यूराइल करंट भी कह दिया जाता है। ओयोशियो ठंडी करंट है। कई बार इन दोनों करंटों में बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को याद नहीं रहती कि क्यूरोशियो गर्म है या ओयोशियो ठंडी है। थोड़ी सी ट्रिक से, जैसे मैंने इसको याद किया था, आप भी याद कर सकते हो। जैसे ओयोशियो ठंडी है, तो हम इसको कैसे याद रखें, क्योंकि एक याद रहेगी तो दूसरी अपने आप याद रहती है। जैसे जब मेरे को ये याद नहीं होता तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम सर्दियों में क्या करते हैं, ओए ओए मर गए जाडा, तो ओए से बन गया ओयोशियो करंट। अब आपको हमेशा याद रहेगा ओयोशियो, ओयो मतलब ठंडी करंट है। ओयोशियो करंट का क्यूराइल करंट दूसरा नाम है। और याद रखना ओखोटस्क करंट ऊपर से नीचे आई ठंडी है, ये ओयोशियो करंट ऊपर से आई ठंडी है, नीचे से क्यूरोशियो करंट ऊपर गई वो गर्म है। अब सोचिएगा यहां पर जापान के बगल में गर्म और ठंडी दोनों धाराओं का क्या होगा, मिलन होगा। और इस मिलन के कारण क्या होगा, इस एरिया में ना तो ज्यादा पानी गर्म रह जाएगा ना ज्यादा ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा पानी का। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जहां पर दो धाराएं मिलती हैं वहां पर प्लैंकटन ज्यादा पाए जाते हैं, और जहां प्लैंकटन ज्यादा पाए जाते हैं वहां मछली उत्पादन ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा जापान के लोग मछली ज्यादा खाते हैं। एक तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं है, और उसके बगल में गर्म और ठंडी धारा जापान के बगल में मिल रही है, मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो क्यों ज्यादा उत्पादन होता है जापान के बगल में, यह भी आपको पता चल गया। बट इस एरिया को कोई नाम नहीं दिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां का जो ये पानी है, अब ये पानी ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और आगे जाकर, और ये गया क्यों पानी आगे, क्योंकि यहां ऐसे वेस्टर्न विंड ऐसे मूव करती है। वेस्टर्न विंड, जैसे वेस्टर्न विंड ऐसे मूव करती है, वेस्टर्न विंड के कारण यहां का पानी धीरे धीरे आगे की तरफ गया, और वो पानी जो आगे की तरफ गया वो आगे जाकर अलास्का से टकरा गया। और ये जो एक करंट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने करंट आपको दिखाई है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये गर्म होती है। और याद रखना, अब कुछ पानी अलास्का से टकराकर नीचे की तरफ आएगा और कुछ पानी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। जो पानी ऊपर की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे अलास्का करंट। और याद रखना अलास्का करंट भी गर्म होती है, याद रखना इस बात को, अलास्का करंट भी गर्म होती है। और ये पानी जो नीचे की तरफ आ गया था, इसको ये कैलिफोर्निया के बगल से होकर आया है और ऐसे आकर वापस इस करंट में आकर मिल गया। और ये करंट कौन सी थी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और याद रखना ये जो ऊपर से करंट आई है कैलिफोर्निया के बगल से आई है, इसको कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। ये कौन सी धारा है, कैलिफोर्निया करंट। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको हर धारा में काम आएगा। सोचिए कि ये जो पानी इधर जा रहा था, मैंने बताया ये गर्म है, मैंने बोला कि ये गर्म धारा है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। फिर ये करंट जब ऊपर पानी गया तो मैंने कह दिया गर्म धारा, और यही पानी जब नीचे आया
तो मैंने कह दिया ये ठंडी धारा। आप बोलेंगे सर वही पानी इधर गया, तो कह रहे हो गर्म, उधर पानी गया वही, तो कह रहे हो ठंडा, ऐसे कैसे हो गया सर? अब मैं बताता हूं कैसे हो गया ये सब। सोचिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया लगा लो, ये लगा लो या कुछ भी लगा, ये एरिया है। और मान लो कि अब पहली बात तो सोचिए ये लाइन इक्वेटर है। अब इक्वेटर के आसपास का ये एरिया तो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो मान लो कि यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मान लिया हमने ऐसे एग्जांपल के तौर पर। और सोचो कि ये 40 डिग्री का तापमान है और ये पानी जो इधर जा रहा था ये मान लो, आप ऐसे मान लो कि 30 डिग्री 30 डिग्री का ये तापमान था, ठीक है। और जैसे ही ये 30 डिग्री का तापमान, जब ये 30 डिग्री का तापमान इधर भी जाएगा और 30 डिग्री की तापमान वाला पानी जब नीचे आएगा, सोचिए जब ये पानी धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो ये इक्वेटर की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आएगा इसका तापमान बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ेगा जितना यहां पर है। मान लो ये 30 वाला पानी इधर आकर यहां पर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया। अब भाई 40 की तुलना में तो 35 वाला ठंडा है, तो इसलिए इसको ठंडी करंट बोल दी। यानी हमें यह नहीं देखना उसका तापमान कितना है, बस उसके कंपैरिजन में क्या है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अलास्का में तो सब जानते हैं बर्फ पड़ती है। अरे बर्फ पड़ती है तो यहां पर तापमान तो बहुत कम होगा। तो जैसे मान लेते, मैंने बताया यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और जब ये पानी 30 डिग्री का ऊपर की तरफ जाएगा, अब 0 वाले लोगों को ये 30 डिग्री के तापमान का पानी कैसा लगेगा? गर्म लगेगा ना, तो इसलिए उसको गर्म धारा कह दिए। अब एक पॉइंट ये भी याद रखना, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं जो हर ओशियन में लागू होती है। देखो, अब मान लो ये मैंने कहा क्यूरोशियो करंट है, ये जो जा रही है, तो जो ये क्यूरोशियो करंट है, मुझे एक बात बताइए, ये इक्वेटर की तरफ जा रही है, पोल की तरफ जा रही है? आप बोलेंगे नहीं सर ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, ऐसे तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। याद रखना, कोई भी करंट आपको ऐसी लगे कि ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, ये साउथ पोल की तरफ जा रही है, भले ही नॉर्थ पोल तक ना पहुंच पाए, अरे डायरेक्शन तो उसका नॉर्थ की तरफ है ना। जो भी ओशियन करंट या तो नॉर्थ पोल की तरफ जाती हुई लगे या साउथ पोल की तरफ जाते हुए लगे, वो गर्म होगी हमेशा, पूरे सभी ओशियन में। और जो भी, अब देखिए ये ओशियो करंट है, ऊपर से आ रही है, जा कहां रही है, फाइनली जाती रहे, तो डायरेक्शन तो इक्वेटर की तरफ है ना। जो भी ओशियन करंट आपको ऐसी लगे, जैसे कैलिफोर्निया करंट है, इक्वेटर की तरफ जा रही है ना, जो भी करंट आपको ऐसी लगे कि इक्वेटर की तरफ जा रही है, वो ठंडी होगी। समझ में आया? मैंने रूल क्या बता दिया, हर ओशियन पे लागू होगा। देखिएगा, अब ये करंट नीचे की तरफ आई, अब ये कोई पानी और आगे की तरफ गया, और आगे और आगे और आगे, ऐसे। अब देखिए, अब ये जो ओशियन करंट ऐसे गई है, ये वेस्टर्न विंड के कारण आगे गई है। और याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। अरे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ से पानी जाएगा, तो ये पानी जो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ से जा रहा है, इसलिए इस करंट को हम बोलेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और गर्म तो होगी। अब देखिए, ये गर्म पानी तो जो है इधर आया है, अब देखिए ये पानी और आगे की तरफ ऐसे जाएगा। जब ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ये छोटा बन गया था, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो कुछ पानी आगे चला जाएगा, पर बहुत सारा पानी तो इससे टकरा के वापिस इधर की तरफ मुड़ेगा, वापिस इधर की तरफ मुड़ जाएगा, वापिस इसमें आ मिलेगा। आप बोलेंगे सर ये ठंडी करंट कैसे हो गई? अभी तक तो ये जा रही थी तो गर्म थी, अचानक से आपने ब्लू कलर से दिखा दी, ठंडा बता दिया। अरे सोचिए ना, कैलिफोर्निया धारा इक्वेटर की तरफ जा रही है, ठंडी, ये धारा भी इक्वेटर की तरफ जा रही है, ठंडी। तो इसलिए एक बात याद रखना, और ये जो धारा गई है ये पेरू देश के बगल से गई है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेरू करंट। और याद रखना, नॉर्मली ज्यादातर टाइम पेरू करंट ठंडी रहती है, पर कभी कभी ये गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें, पेरू करंट ठंडी रहती है मैक्सिमम टाइम। और हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट धारा। तो हम्बोल्ट धारा किसको बोलते हैं? तो हम्बोल्ट धारा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि पेरू धारा का ही दूसरा नाम है हम्बोल्ट धारा। और एक पॉइंट याद रखना, मैं एक्स्ट्रा इधर से बता रहा हूं, जो पेरू करंट मैंने बताई है, नॉर्मली
नॉर्मली मैंने बताया ये धारा ठंडी रहती है, पर कभी कभी ये गर्म हो जाती है। एक बात याद रखना है, जब ये करंट ठंडी रहती है तो एक बात याद रखना, वो इंडिया के लिए अच्छी बात है। जब ये करंट गर्म हो जाती है ना, एक बात याद रखना, इसका नाम होता है एल नीनो। और जब ये करंट ठंडी रहती है तब इसका नाम होता है ला नीनो। क्या नाम बताया मैंने? ला नीनो। जब ये ठंडी रहती है तो इसका नाम ला नीनो, जब ये गर्म हो जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? एल नीनो। एक बात याद रखना आप हमेशा के लिए, जब ये करंट ठंडी रहती है तो ये भारत के लिए अच्छा है। और ये बात मैं आपको समझाऊंगा मानसून वाले चैप्टर में। अभी तक कितना याद रखो, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में ये वाली बारिश करेगी या ये बारिश करवाने में हेल्प ये करेगी या ये, ऐसे ट्रिक से याद करो, ला बारिश, ला ला बारिश, ला ला, भाई बारिश तो यही लाएगी। तो कैसे लाएगी, क्या करेगी, कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो मानसून वाले चैप्टर में बताएंगे। बट इतना पता चल गया, ला नीनो के कारण इंडिया में ज्यादा बारिश होती है। और अगर एल नीनो का भारतीय मानसून पर इफेक्ट पड़ जाए तो भारत में फिर कम बारिश होती है, कई बार तो सूखा पड़ जाता है। अखबार में लिखा मिलेगा, इस बार एल नीनो के कारण भारतीय मानसून रहेगा कमजोर। समझ में आया? तो एक पॉइंट ये हमें पता चल गया बहुत। अब पॉइंट ये समझने की कोशिश करना ये आपको, तो या अगर देखो, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया की इधर से करंट गुजरेगी तो उसका नाम क्या हो जाता बताना? अरे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इस ओशियन की करंट थोड़ा ही है। अरे वो तो ये इंडियन ओशियन है ना, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, और ये करंट इधर आएगी इंडिया की तरफ, यानी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चलेगी इंडियन ओशियन में, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चलेगी साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो मैंने यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट पैसिफिक ओशियन की करंट आपको बता दी। और एक बात याद रखना है, बीच का जो सर्कल है इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। अटलांटिक ओशियन की तरह कोई सार्गेसो सागर वगैरह इस प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पैसिफिक ओशियन की करंट बता दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।